नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जीके विथ आरके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा एसएससी, जेएसएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर रेलवे की यदि आप तैयारी करते हैं तो उस परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही सटीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि सारे प्रश्न सेलेक्टेड को हम लेकर के ही आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जीवमंडल जिसे रिजर्व किया गया है नंदा देवी को, वो स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नीलगिरी के क्षेत्र में। कहाँ पे हुई थी? नीलगिरी के क्षेत्र में। तो देखिए, नीलगिरी के क्षेत्र से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी नीलगिरी की? तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 ईस्वी में। और ये टोटल कितने एरिया में फैली हुई है? तो ये टोटल 5520 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई। कितने? 5520 किलोमीटर। ठीक है। तो और ये टोटल 3-4 जगहों में फैली हुई है, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी घाट, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि अभी जो प्रचलित है वो है उपयुक्त सभी में। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी झूम कृषि की जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं झूम कृषि आखिर होता क्या है, इसमें किस तरह से खेती किया जाता है। तो आपको बता दें कि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ जो होते हैं और वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है, झाड़ियाँ जो होती है, उसको काट कर उस स्थान को साफ कर दिया जाता है। और जो वनस्पतियाँ बच जाती है, जैसे पत्ते वगैरह जो काटे जाते हैं, उसको क्या किया जाता है? वहीं पे जला दिया जाता है। और जलाने के बाद वहाँ पे क्या होता है? उसका जो राख उत्पन्न होता है वो उर्वरक की काम करती है। उसको अच्छी तरह से जुताई करके और वहाँ पे बीज को बोया जाता है। और ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर डिपेंड करता है और इसमें जरा सा भी मिट्टी के उर्वरक की क्षमता जो है सो नष्ट नहीं होती है, खाद वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी को कहा जाता है झूम कृषि। ठीक है। तो झूम कृषि के बारे में आप समझ गए। चलिए, इसका सही उत्तर है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। इन तीनों क्षेत्रों में क्या होता है? झूम कृषि अभी भी की जाती है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो राजस्थान जो है 1 नंबर पर आता है सरसों के बीज उत्पादन करने में, और दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा, और तीसरे नंबर में हम यदि बात करें तो वो आता है मध्य प्रदेश, एमपी। तो ये किस वर्ष के आंकड़े के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं? 2012-13 के आंकड़े के हिसाब से। कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है कि 1 नंबर में राजस्थान आता है तो दूसरे नंबर में कौन आता है? तो दूसरे नंबर में हरियाणा आता है, तीसरे नंबर पर एमपी आता है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पाद दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसका सही उत्तर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। दोस्तों, जब हरित क्रांति नहीं आया था उस टाइम कृषि की जो क्षेत्र में जो उपज था वो बहुत ही कम था। यानी कि मान के चलिए इतना कम उपज था कि किसी तरह की फ़ायदा ही समझ में नहीं आता था। लेकिन हरी क्रांति को ला करके इसका जो बीज है इसको अच्छी तरह से तैयार करके इसके बाद जब बीज को बोया गया, उसमें इसका जो अचानक है खेती में क्या हुआ? कृषि में अचानक बूस्ट कर गया। यानी कि 1 किलो यदि बीज बोता था उसमें अच्छी तरह से उपज भी आने लगा, उसका रिजल्ट भी दिखने लगा। तो इसलिए हरित क्रांति का नाम दिया गया। और ये सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था गेहूँ के उत्पादन में पड़ा था। गेहूँ जो है बहुत ज़्यादा उपज हो रहा था हरित क्रांति आने के बाद। चावल के क्षेत्र में भी पड़ा लेकिन गेहूं से थोड़ा सा इसमें कम पड़ा। इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही उत्तर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ा करके। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नीली क्रांति जो जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली के उत्पादन से। मछली उत्पादन का संबंध जो है नीली क्रांति से है। दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है। और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। तो देखिए, क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको हमने चारों बता दिया। अगला प्रश्न है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेट्रोलियम। आपने डिब्रूगढ़ का नाम भी सुना होगा, पेट्रोलियम क्षेत्र ही है ना। तो ये जो इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो सबसे अधिक पाया जाता है खनिज में तेल वगैरह पाया जाता है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहिंग घाटी से लेकर के सुरमा घाटी तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है।
अगला प्रश्न है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो इस समय में यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है, तो यह है बड़ोदरा, IOC। और यदि हम बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो आता है मुंबई, BPCL। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाखड़ा बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, कहाँ का? भारत का सिर्फ नहीं, विश्व का भी ये उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 स्थान में आपको प्रतिकूल स्थान जो है उसको चिन्हित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्राम्बे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारी जल संयंत्र के लिए। तालचेर का संबंध जो है महत्वपूर्ण है, वो भारी जल संयंत्र के लिए इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र जो स्थान जो स्थित है वो है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। प्रश्न पूछा भी जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर क्या है? मुंबई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण है? तो कौन सा वर्गीकरण है जो कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषि आधारित और खनिज आधारित। ये जो है वो कच्ची सामग्री के आधार पर क्या होता है, उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निगम कर संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। तो देखिए, निगम कर जो है संघ द्वारा लगाया जाता है और उसका विनियोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य और संघ दोनों के द्वारा। निगम कर में ये राज्य और संघ जो है दोनों इसका विनियोजन करते हैं, दोनों इस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। लेकिन लगाया किसके जाता है? तो ये संघ के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का आकलन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा यहाँ पे लगाया जा सकता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति का इनकम मात्र 10,000 है, और तो इसी के अनुसार से अनुमान लगाया जा सकता है कि 10,000 में अपनी ज़िंदगी किस तरह से जीता होगा। और किसी व्यक्ति का आय यदि मान के चलिए प्रत्येक महीना में 1,00,000 रुपया है, तो यहाँ से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी रहा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।